हाय एवरीवन। सो फाइनली जो हमने छोटे छोटे टारगेट्स डिवाइड किए थे उसमें का पहला टारगेट, ठीक है, जो स्मॉल टारगेट था, जो बिल्कुल छोटा तो नहीं था, वो कंप्लीट हो गया है। आज हम उसी का फटाफट से एक क्विक रिवीजन लेंगे और उस रिवीजन के बाद हम रेस्पिरेशन की तरफ, जो नया टारगेट है, उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। क्विक रिवीजन ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी एज वेल एज ग्रोथ। ठीक है, आपको पता है न्यूट्रिशन हम क्यों फूड को इनटेक कर रहे थे, कोई तो वजह होगी। कोई भी काम हम ह्यूमंस करते हैं तो बिना वजह के तो नहीं करते, तो रीजन था उसके पीछे। रीजन क्या था कि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? हम किसी भी काम को कर रहे हैं, अपनी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम काम करेंगे। अब काम को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी आएगी कहाँ से? तो उस एनर्जी को पाने के लिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, उस प्रॉपर न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। वही एनर्जी यूज करके हम अपने काम में लगाते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी के साथ ही साथ हमें ग्रोथ भी मिलती है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी तो देगा ही आपको, लेकिन वो साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है। मींस क्या है कि हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, बॉडी में अलग अलग सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे उसको, फिर हमारी बॉडी की एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होती है। न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट का ही सारा माजरा है। हम सब कुछ कर क्यों रहे हैं? एनर्जी हमें चाहिए काम को करने के लिए, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ही हम न्यूट्रिशन लेते हैं। Most of the bacteria and fungi obtain nutrition from dead organisms and are called saprophytes। आपको पता है कि हमने ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स में डिवाइड किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो हेट्रोट्रॉप्स का ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एक टाइप दिया हुआ है सैप्रोफाइट्स, कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी हेट्रोट्रॉप है, वो किसी डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं तो उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते थे। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये एटीपी क्या है? ठीक है, आप इतना याद रखो, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन है? एटीपी है। अगर आपको रिमेंबर हो तो क्लास 9th माइटोकॉन्ड्रिया में सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था, वहां पे क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक है, और एटीपी के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में। सो फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे, तब तो पहुंचेंगे वहां। अमीबा engulfs फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या था? हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस हम एक रिवीजन ले रहे हैं फ्रेश सा। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि जब सेल फीड करे। फैगो का मतलब होता है ईट, साइटोसिस का मतलब होता है टू सेल। जब सेल की हेल्प से कोई ईट कर रहा होता है तो उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये जो हमारा प्यारा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू फूड को इनगल्फ करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मैन डज नॉट अकर इन स्टमक बिकॉज ऑफ एसिडिक पीएच। अभी तक हम डाइजेशन में पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट 30% डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ में। स्टमक में कहीं भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता क्यों नहीं है वहां पे? यहाँ पे है कि हमारे स्टमक का जो पीएच है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? वहां पे HCl प्रेजेंट होते हैं। HCl की वजह से स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, एंड दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट डज नॉट डाइजेस्ट इन आवर स्टमक। एंजाइम टाइलिन इज ऑल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। ये आपको पता है, हमने वहां पे रिएक्शन भी देखा था कि सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा को। सलाइवा एक टाइप का फ्लूइड है, एंड वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं टाइलिन, और आप इसको कह सकते हो सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो अब हम खाते हैं उसी को ये सिंपलर फॉर्म में या फिर सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। वो सिंपल शुगर था माल्टोज। बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय लीवर। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, अभी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है। बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय लीवर एंड stored in gall bladder।
इंपॉर्टेंट क्या है, बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, बाइल के पास पिगमेंट्स होते हैं, ये कलर पिगमेंट्स होते हैं, बाइल के पास कोई भी एंजाइम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज फैसिलिटेटेड बाय जूस, बाइल जूस। बाइल जूस के हमने दो मेजर फंक्शंस पढ़े थे, उसमें एक फंक्शन था कि ये फैट को इमल्सिफाइड करता है। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता था, जब कोई फैट मॉलिक्यूल है, इस फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देना, फैट ड्रॉपलेट, दिस इज फैट मॉलिक्यूल। हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ फैट भी होते हैं, तो उस फैट मॉलिक्यूल को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये बाइल जूस। और जो फैट मॉलिक्यूल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये आपको याद रखनी है अपने दिमाग में, बोर्ड में पूछा जा सकता है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, साथ ही साथ क्या है, पैनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके पास हार्मोन सिक्रीट करने वाले भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है एंड साथ ही साथ इनके पास एंजाइम सिक्रीट करने वाली ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये चीज तो कॉमन सी है, लेकिन यहाँ पे इस इंटेस्टाइनल जूस का नाम हमने क्या पढ़ा था, सक्कस इंटेरिकस, ये आपको याद रखना है। इंटेस्टाइनल जूस है, नाम से तो लोग इतने होशियार होते ही हैं कि इंटेस्टाइन से सिक्रीट होगा इंटेस्टाइनल जूस, लेकिन इस इंटेस्टाइनल जूस को आप नाम क्या देते हो, सक्कस इंटेरिकस। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप होता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। विलाई क्या होते हैं, व्हाट इज विलाई? विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फंक्शन अगर आपसे पूछ ले तो आप फंक्शन क्या बताओगे, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के इनको पेप्टाइड में बदलना। पेप्सिन प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस, इसका मतलब है स्टमक में। ट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, जब पैनक्रियाज और बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल आते हैं डिओड्रम में तो वहां पे ये ट्रिप्सिन भी एंजाइम आता है। बाइल हैज एन इमल्सिफाइंग एक्शन ऑन फैट, यही सेम पॉइंट है, ये फर्स्ट एंड ये लास्ट वाली पॉइंट सेम है। दिस इज सिमिलर टू द एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट। और जो ये वाली लाइन है ये आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखो कि इनका भी काम क्या होता है, जैसे सोप डर्ट पे काम करता है वैसे ही बाइल का काम है कि ये फैट को तोड़ते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। जो फैट को तोड़ा जाता है तो यहाँ पे ये एंजाइम के एक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप देखो एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग ही होता है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करते हैं हर्बीवोर एंड कार्निवोर की तो यहाँ पे क्या होता है, हर्बीवोर्स बहुत सारी चीजें खाते हैं तो ये घास फूस या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे तो वहां पे एंजाइम के एक्शंस करने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इनका है जो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, क्यों, यहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन करना पड़ेगा। और जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में इनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो काऊ हो गई, गोट हो गए, ये सारे सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं बिकॉज इनकी बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसी स्पेशलिटी है कि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास ऐसे एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज गार्डेड बाय एन स्फिंक्टर मसल, ठीक है। ये स्टमक में नहीं, अगर आप याद रखो ये स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर को आप गेट समझ लो।
आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, या फिर हम ईसोफेगस की ही बात करते हैं, ठीक है, तो हर जगह स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर को हम गेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो गेट का काम क्या होता है? गेट हमेशा बंद रखते हैं आप अक्सर, ठीक है। जब किसी को आना हुआ तो वो गेट को ओपन करके आएगा, एंड अगर वो आ जाता है तो गेट क्या होता है? क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। आजकल के टाइम में कुछ ऑटोमेटिक गेट्स भी होते हैं, तो ये स्फिंक्टर क्या है? वही ऑटोमेटिक गेट है। यहाँ पे क्या है? फूड जब एंटर हो जाता है तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं। क्यों? कि बैकवर्ड मूवमेंट ना हो पाए। फूड को फॉरवर्ड बढ़ना है, किसी को वॉमिटिंग वगैरह होती है तो ये स्फिंक्टर क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं, एंड फूड बैकवर्ड मूवमेंट करके वॉमिट कर जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज गार्डेड बाय एन स्फिंक्टर मसल। जो स्फिंक्टर मसल है, इनका काम है कि बैकवर्ड मूवमेंट को फूड के रोकते हैं, ठीक है। Absorption of water and minerals occur in large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो वाटर एंड मिनरल्स बचते हैं फूड के, उनको डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें फर्दर फॉरवर्ड किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल अकर्स। प्रोटीन ऑन कंप्लीट डाइजेशन गिव्स अमीनो एसिड। जब प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, जो भी फूड हमने लिया उसमें प्रोटीन फूड हमने लिया है अगर, तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स फर्दर वो जब छोटे छोटे फॉर्म में टूटते हैं, तो वो फाइनली जो उनका लास्ट प्रोडक्ट बचता है वो होता है अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड फर्दर बहुत सारे रिएक्शन ब्लड वेसल्स में लेके जाती है, लिम्फ में लेके जाती है, ठीक है। तो ये फाइनली हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, और जो भी रिवीजन थे या फिर कुछ न्यू पॉइंट्स होते हैं वो भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। बस इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक रेस्पिरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।